नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। आज एक लंबे अंतराल के बाद वीको भाई को पकड़ कर लेकर आई हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी कांपती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और पुलिस नहीं होती ना तो आई एम श्योर ममता बनर्जी डंडा उठा के शायद ममता उनके पीएम मोदी के पीछे, अमित शाह के पीछे जरूर भागती, पक्का भागती। बट अब क्या करें ना, थोड़ा डर भी है। अब वो क्या बताएं, मतलब गलती हो गई तो हो गई। देखो भाई, क्या है मैटर और क्यों ममता बनर्जी इतनी बैकफुट पे हैं? पहली बार मैंने उनके चेहरे पे ना रुआंसे वाले एक्सप्रेशंस देखे कि किसी भी वक्त रो सकती है, एक बाल्टी तैयार रखनी चाहिए हमें। जी। गायत्री जी, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहली चीज, देखिए, ममता के साथ आज जो हो रहा है ये तो होना ही था। और ये जो आज की जो बात है ये एक सबक है हमारे खुद के मोदी जी के समर्थकों के लिए, उनके जो सपोर्टर्स है, जो सोशल मीडिया पे है, ऑन ग्राउंड है, सभी के लिए। जो मैं हमेशा मेरे ट्वीट्स में लिखता हूं कि राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है पेशेंस की। बिना पेशेंस राजनीति नहीं होती। आपको अगर याद रहेगा तो बंगाल असेंबली इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, काफी हिंदुओं को वहां पे बेरहमी से मारा गया था, काफी औरतों के साथ अत्याचार किए गए थे, सब कुछ हुआ था। उस वक्त हमारे बहुत से राष्ट्रवादी समर्थक जो है, जो मोदी समर्थक है, बिल्कुल बौखला गए थे और हर जगह से मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, अमित शाह जी के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि क्यों कोई एक्शन नहीं ली जाती, क्या इसीलिए हमने आपको 303 सीटें लाके दी, ऐसा वैसा, कहाँ है आपकी 56 इंच की छाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज शायद आप समझ जाएंगी कि उस वक्त जो इतना प्रेशर होने के बावजूद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो पेशेंस रखा था उसका रिजल्ट क्या है। आज ममता बनर्जी को कहीं से भी सिंपैथी नहीं मिल रही। आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और वो भी कहां से, तो थ्रू जुडिशियरी। अब अगर सपोज, अब विपक्ष में होने के बाद, मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से विपक्ष में होने के बाद, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार उनका, अगर सपोज मान लीजिए उनके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देती या फिर उनकी सरकार बर्खास्त कर देती, तो इन दैट केस क्या होता। इन दैट केस ममता बनर्जी तुरंत दौड़ते दौड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती, और हमारी जो इकोसिस्टम वहां पे बैठी हुई है, अगर वो इकोसिस्टम वहां पे अगर ये डिसीजन देती कि जो कोई भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया है वो गलत है, तो फिर क्या होता। यही ममता बनर्जी फिर एक बार हीरो बन के वापस बाहर निकलती, एक वो नायक पिक्चर में जैसे एक मूर्ख को उन्होंने सीएम बनाया था, तो वही बात यहाँ पे हो जाती। वो वापस एक बार जननायक जननायिका बन जाती। और मोदी जी और अमित शाह जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था इसके पापों का घड़ा भर चुका है, और इसे सबक सिखाने का तरीका वही होगा कि जुडिशरी के थ्रू इसको बराबर से टारगेट करे और पूरी तरह से चारों दिशाओं से उसे पैक करे। और वही बात हुई। ना ममता के जुर्म रुके, ना उसके टीएमसी के गुंडों में कोई अक्कल आई। जिस तरीके से वहां पे जो वायलेंस था वो तो कंटिन्यूस चलता ही रहा, उसमें कोई कमी नहीं हुई। एट द सेम टाइम जो महिलाओं पे अत्याचार, जो कुछ भी जो नहीं होना चाहिए, ऐसी हर बात वहां पे वैसे ही कंटिन्यू हो गई। नतीजा यह हो गया कि अब अल्टीमेटली जुडिशियरी को भी वहां पे इंटरफेयर करना पड़ा। जब शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए जब ईडी गई थी, संदेश खाली की जो बात तभी निकली थी, वहां की हमारी जो ब्रेव महिलाएं हैं उन्होंने बाहर आके ये बात की कि उनके साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है। किसी भी महिला के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि मीडिया के सामने आके ऐसी बातें कहे, लेकिन उन्होंने वो गट्स दिखाए, उन्होंने वो डेयरिंग दिखाई। मतलब आप सोच सकते हो कि मैटर कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो हेड्स ऑफ टू दोज पर्टिकुलर विक्टिम्स, दोज लेडीज। बट उसके बाद फिर ईडी का जब वहां पे जब लैंड ग्रैबिंग का मैटर निकला, मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर निकला, जब ईडी की टीम वहां पे पहुंची, तो किस तरीके से उस ईडी टीम के ऊपर उस शेख शाहजहां के गुंडों ने हमला किया, वो सब कुछ जो था वो जो मतलब मैटर था कि अब ईडी पे हमला हो गया। अब उसके बाद फिर वापस अदालत बीच में आ गई कि बाबा ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके वहां पे कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी अलाउ की। उसके बाद फिर इन दैट पर्टिकुलर केस हुआ क्या कि अल्टीमेटली उस शेख शाहजहां को, ममता बनर्जी को अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन किस तरीके से वो उनके बंगाल पुलिस के राज में ऐसे घूम रहा था जैसे पूरी की पूरी
पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना कि पुलिस स्टेशन पूरी सरकार उनकी है, ये हिसाब से वो वहां पे सचमुच का एक राजा शाहजहां बन के घूम रहा था। लेकिन फिर उसके बाद सीबीआई पिक्चर में आई। सीबीआई ने जब कस्टडी ली, उसके बाद फिर ईडी भी हरकत में आ गई। केस तो ईडी की चली रही थी। तो नाउ ही वाज पैक्ड फॉर बोथ द साइड, सीबीआई एज वेल एज ईडी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई वहां पे उसको रिलैक्सेशन नहीं मिला। दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वही का कंटिन्यू हुआ। सो इन शॉर्ट नाउ शी इज एक्सपोज्ड कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, कि उसकी जो हमेशा कहने का उसका तरीका रहता है, मोदी सरकार मुझे तंग करे, और कुछ नहीं। ममता बनर्जी नथिंग एज बट अरविंद केजरीवाल ऑफ बंगाल, कि कुछ भी हो जाए केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार हमें फंड्स देती, केंद्र सरकार ऐसा करती है वैसा करती है, और अपनी जो नाकामियां है जो फेलियर्स है वो छुपाते रहो। लेकिन अब जब कोर्ट के थ्रू ये मैटर आ गया, अब एक आम बंगाली भी वहां पे उसको पूछ रहा है कि भाई अगर तू इतनी सही है, मोदी सरकार ने तो कोई एक्शन ली ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ जो केसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी की। नतीजा क्या हुआ, आपने उधर भी रायता फैला के रखा। अब अगर कोर्ट भी अगर ये सही मानती है कि आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आपके लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट था, बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस लेडी इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। अभी अगर आपने देखा रहेगा तो आज जो संदेश खाली में जो सीबीआई की रेड पड़ी थी, ये शेख शाहजहां के भाई साहब राइट नाउ एब्सकॉन्डिंग है, उनके नाम पे लुकआउट नोटिस इशू किया गया है। आपने जो बॉर्डर पोस्ट है वो भी सब इंटीमेट कर दिए, ताकि ये बांग्लादेश नहीं तो नेपाल भाग ना पाए। रेलवेज, एयरपोर्ट, सब जगह पे उसके नाम का लुकआउट नोटिस है। तो ये जब चीजें हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके यहाँ पे रेड मारने के लिए जब आज सीबीआई की सीबीआई की टीम पहुंची, तो वहां पे उनको जो हथियार मिले हैं, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला है, इट इज लाइक वर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर इनसाइड बंगाल? हो क्या रहा है भाई? देशी हथियार है, विदेशी हथियार है, वहां पे आपके रिवॉल्वर्स, पिस्टल से लेके आर्म्स के राउंड्स है, सब कुछ है, बुलेट्स है। क्रूड बॉम्ब कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इतने जगह पे क्रूड बॉम्ब बन रहे हैं कि वहां पे बनाने वालों के हाथ में वो फट रहे हैं। वहां फिर उसके बाद बंगाल पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे क्रूड बॉम्ब बन रहे हैं। कर क्या रहे हो? आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो या कोई जंग लड़ने जा रहे हो? तो आज का कोई भी जो इनका बोलते हैं ना कि हथियारों का जो इनका पूरा का पूरा जो पकड़ा गया, जो स्टॉक पकड़ा गया है, दिस इज मैसिव ब्लो टू टीएमसी। अब ऊपर से अब यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है एनएसजी, बिकॉज ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स ऐसे थे कि यहाँ पे डेफिनेटली एनएसजी की भी एंट्री पूरी तरह से मतलब वर्क है, उसको डेफिनेटली अधिकार है। अब एनएसजी आने के बाद ममता बनर्जी को पता है, आपने पूछा था कि ये इतनी बौखलाई हुई क्यों है, उसके आंखों से मतलब ऐसा लगे कि भाई वो रोने ही वाली है और बाल्टी भर के वो रोने वाली है। सही बात है, और उन्हें रोना भी पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर एनएसजी अब नेक्स्ट एंट्री होगी, वो होगी एनआईए की। अब आप सोचिए, मोदी जी और शाह जी ने पूरा का पूरा जो कोई भी कार्रवाई जो करनी थी, किस तरीके से लीगल तरीके से करके ना सिर्फ बंगाल को दीदी मुक्त बनाने का सोचा है, बट एट द सेम टाइम अपने भारत की जो कोई भी आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप जरा दूसरा स्टेटमेंट वहां पे आप याद कीजिए, दैट उमर खालिद और उसके साथ और एक बंदा था जो अभी राइट नाउ जेल में है। वो भी जेएनयू स्टूडेंट था, मैं उसका नाम भूल गया। उनके स्टेटमेंट्स ये थे कि उमर उमर खालिद खालिद। तो है, उमर खालिद के साथ नहीं नहीं, और एक जन था, और एक उसके साथ है, वो भी अभी तक जेल में ही है। उनके स्टेटमेंट्स ये थे, अगर हम चाहे तो चिकन नेक मतलब एक जो छोटी सी जो पट्टी आती है, जो असम को और नॉर्थ ईस्ट को मेन लाइन से कनेक्ट करती है, हम 5 मिनट में ये चिकन नेक तोड़ देंगे। आपको पता नहीं है वहां पे हमारी कितनी आबादी है, हमारा कितना पॉपुलेशन है, एक इशारे पे ये चिकन नेक तोड़ी जाएगी तो आपका नॉर्थ ईस्ट भारत से टूट जाएगा, और फिर कैसे चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, आप देख लीजिए। आप सोचिए इनके कितने डेंजरस शर्जील प्लान्स इमाम। है। शर्जील शर्जील इमाम। इमाम, करेक्ट, शर्जील इमाम। तो आप सोचिए इनके इतने डेंजरस प्लान है, मतलब ये बात सिर्फ आंतरिक सुरक्षा की नहीं है, ये बात अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी की भी है। तो ऐसे वक्त पे ममता ने जिस तरीके से वहां पे डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन चेंज किया है, किस तरह से इलीगल माइग्रेंट रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को वहां पे भर के रखा है, ये सब बातें दुनिया के सामने है। लेकिन अब एक्शन ले तो कैसे ले? अब आप देखिए, अगर सपोज हम इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने जाते हैं, तो तुरंत हमारे मानवाधिकार वाले, ह्यूमन राइट्स वाले बेवकूफ वहां पे बीच में आ जाते हैं।
अपनी दुकान चलाने के लिए। फिर उधर से कोर्ट पे उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से वापस स्टे ऑर्डर आ जाती है। तो एक्शन ले तो कैसे ले? तो कुछ तो करके अब एक ही तरीका है कि सबसे पहले जिन लोगों ने इन माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे भर के रखा है, अब पहले उनके जो रूट्स है अब वो तोड़ने पड़ेंगे। और वो तोड़ने का काम मोदी जी और शाह जी ने ये कोर्ट के जुडिशरी सिस्टम से ही किया, जिसकी वजह से शेख शाहजहां से जो शुरुआत हुई है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ममता बनर्जी। अगर उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगाया होता तो आज ममता बनर्जी के खिलाफ ये एक्शन पॉसिबल नहीं होती। इनफैक्ट नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन भी वो और ज्यादा मेजोरिटी से जीत के आती, इस तरह से उसका इमेज बिल्डिंग होता। लेकिन ना ही सिर्फ लोकसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करने वाली है। और ये जो पर्टिकुलर आतंकियों के खिलाफ जो अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अब ये रुकने वाली नहीं है। इसके बाद अब एनआईए पिक्चर में आएगी, और जब एनआईए आती है तो उसके बाद बड़े बड़ों की कैसे हालत खराब होती है गायत्री जी, आपको पता है, आपके दर्शकों को भी पता है। बिकॉज एनआईए मतलब इन शॉर्ट एंगल आता है डायरेक्टली टेररिज्म का और भारत की सुरक्षा का, फिर वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। डोंट बी सरप्राइज्ड अब अगर ममता बनर्जी के गुंडों को यूएपीए के अंडर अगर अरेस्ट किया जाए तो भी डोंट बी सरप्राइज, और यूएपीए में इनको जमानत तक मिलना भारी पड़ेगा, 2-2, 3-3 साल तक इनकी जमानत तक नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात गायत्री जी, कभी भी आप जब किसी भी नेता का भाषण सुनती है, बहुत ध्यान से सुना कीजिए। 2 दिन पहले, बस सिर्फ 2 दिन पहले अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट था, एक प्रचार सभा में उन्होंने बंगाल में कहा था, बंगाल के हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, आप भर भर के बाहर निकलिए, भर भर के बीजेपी को मतदान कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपके साथ क्या होगा। अगर इन टीएमसी, उनका स्टेटमेंट ये था, अगर इन टीएमसी के गुंडों ने आपको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उल्टा टांग के मारेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था, उल्टा लटका के मारेंगे। तो मतलब आप सोच लीजिए, मोदी सरकार इज ऑलरेडी रेडी फॉर द पोस्ट पोल वायलेंस ऑल्सो। एंड उसके पहले ये औरत को पूरी तरह से एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, जो अब होना शुरू हो चुका है। Now she is not only exposed about her appeasement politics, forget about appeasement politics because Bengalis क्या सोच के वोटिंग करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे वायलेंस की, अब अगर हम बात करेंगे एंटी नेशनल एक्टिविटीज की, तो इनके कनेक्शन वहां पे भी निकल आ चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ शी डजंट हैव एनी फेस टू शो टू एनीवन। अब उनको पता है वो अपने आप को चोट लगा लेना, इंजुरी करके लेना, ये सब नौटंकियां काम करने वाली नहीं है। लास्ट टाइम अपना पैर तोड़वाने का नौटंकी की थी, ये बार सर फड़वाने का नौटंकी की थी। वो पूरी तरह से सोशल मीडिया में एक्सपोज हो चुके हैं, और इस बार बंगाल में उनको वो सिंपैथी भी नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। बिकॉज बोलते मराठी में एक सेइंग है, रोज मरे त्याला कोण रडे। मतलब जो इंसान रोज मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं करके चिल्लाता रहता है, एक दिन आता है कि लोग ना उसको सिंपैथी देना ही बंद करते हैं। वो जब मरेगा ना तभी उसकी मौत पे भी नहीं जमा हुई। तो वही चीज अब ममता बनर्जी के साथ होने लगी है। कितनी बार एक ही नौटंकी आप करेंगी? दूसरी चीज, मोदी सरकार मेरे खिलाफ करे, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं भाई। कोलकाता हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, आप सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कायम रखा, तो सीबीआई की इंक्वायरी हो गई। उसके बाद फिर सीबीआई के साथ साथ ईडी ने केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड की ही थी। तो बिकॉज ऑफ दैट अब जो हो रहा है अदालत के थ्रू हो रहा है। सो वेयर डू यू हैव एनी राइट टू क्राई अबाउट? सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन ने जो ममता के खास ऑफिसर्स से, पुलिस ऑफिसर्स सबकी ट्रांसफर कर दी बिफोर द इलेक्शन। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की इतनी कंपनियां वहां पे, इतनी कंपनियां हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकती, जितने वोटर्स लाइन में खड़े रहते हैं उससे ज्यादा वहां पे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान लाइन में रहते हैं। आपने देखा रहेगा बंगाल में अभी तक 2 चरण हुए, कहीं भी पोस्ट अपना पोल वायलेंस की ज्यादा खबरें आई नहीं है, क्योंकि
एक बार इलेक्शन कमीशन का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके बाद जहां पे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां पे डिप्लॉय होती है, वहां के पुलिस स्टेशन की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद पुलिस के पास एक ही काम रहता है, चोर उचक्कों को पकड़ना, मर्डर वर्डर हुआ है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना, कोई रेप केसेस, मतलब जो जनरल क्राइम्स होते हैं, बस दैट्स इट। सो द लोकल पुलिस डजंट गेट एनी राइट टू गेट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो फिर बूथ से लेके उस ईवीएम के सेफ्टी तक का सबका काम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा रहेगा कि भारत के इतिहास में जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, उसके बाद ये सबसे लंबा इलेक्शन है, 1 महीने से ज्यादा। मतलब 19 को अगर इलेक्शन शुरू हुआ है तो 1 मई तक वोटिंग है, तो इसका मतलब 1 महीने 12 दिन, इतना लंबा इलेक्शन पहली बार चला है। उसमें आपने देखा तो बंगाल को पूरे 7 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और हर पर्टिकुलर फेज के बीच में कम से कम 3 या 4 दिन की, और ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन का डिफरेंस है। जैसे 19 के बाद नेक्स्ट आपका वोटिंग हुआ 26, तो 7 दिन का डिफरेंस था। तो मतलब इन शॉर्ट, जहां पे वोटिंग हो चुका है, अब वहां से पूरी की पूरी कंपनियां, पूरा का पूरा जो अपना पैरामिलिट्री फोर्स है, वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो सकता है। तो मतलब कहीं भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर डिवाइड नहीं हो रही है। जब चाहे तभी एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय हो सकते हैं, बिकॉज सबसे डेंजरस वहां पे जो मानी गई है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ एंड असम राइफल्स, ये दोनों भी वहां पे डिप्लॉय हो सकते हैं। सो ममता नोज कि अब वायलेंस भी उसके हाथ में नहीं रहा है। आज का जो हथियारों का जो जखीरा पकड़ा गया है, आप सोच सकती है कि कितने लेवल पे इन्होंने ये वेपन्स कलेक्ट करके रखे होंगे, और ऐसे कितने जगह पे स्टॉक होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जब बात आगे निकलते शुरू होगी, तो अभी भी वो औरत सुधरने का नाम नहीं ले रहे, वो अभी भी अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। आज का उसका स्टेटमेंट मालूम है क्या था? जब सीबीआई ने वो रेड मारी, ये सब हथियार मिले, एनएसजी आ गई, उसके बाद फिर वो कॉन्फिस्केशन वगैरह हो गया, उसके बाद ये औरत क्या स्टेटमेंट देती है, नाउ आई विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट कि आपने एनएसजी को क्यों लेकर आए। सो नाउ शी इज गोइंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट कि आप एनएसजी को क्यों लेकर आए। डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट इज इवन गोइंग टू एंटरटेन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और दैट रिक्वेस्ट? और आज की तारीख में मैं तो बोलता हूं कि ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वो केस या तो हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ जी के पास जाए, या तो संजीव खन्ना जी के पास जाए, या दीपंकर दत्ता जी के पास जाए, या फिर मैं तो बोलूं पारदीवाला के भी पास जाए। इतना उसको बड़ा सेटबैक मिलने वाला है, ऐसे स्टेटमेंट्स उसको सुनने मिलेंगे दैट शी विल बी ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ एवरी एजुकेटेड बंगाली। और बाकी अनएजुकेटेड बंगालीज को कैसे वे मैटर लेके जाना है, ये शुभेंदु अधिकारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये औरत बौखला गई है, और अब इसके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। जी, आखिरी क्वेश्चन देखो भाई, ये आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जो है एनएसजी कमांडोज डिप्लॉयड इन बंगाल, संदेश खाली आफ्टर सीबीआई सीजेस फॉरेन मेड आर्म्स। मैं ये तो समझ सकती हूँ कि ये भाई घर में इनकी बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है, पिस्तल बनाने की, कट्टा बनाने की, पेट्रोल बॉम्ब बनाने की। फॉरेन मेड आर्म्स कहाँ से आ रहा है? विच कंट्री? चाइना? ऑब्वियसली बिकॉज चाइना से काफी यहाँ क्लोज पे मानी ममता बनर्जी, ऐसा कहा जाता है सोशल मीडिया सर्कल्स में। जी नहीं, देखिए एक बात मैं आपको साफ से बताता हूँ, ममता बनर्जी ये पॉलिटिशियन तो है, लेकिन इतनी अक्लमंद पॉलिटिशियन नहीं है जितना केजरीवाल या राहुल विंसी है। सोनम वांगचुक को भी इससे ज्यादा दिमाग है व्हेन इट कम्स टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज। आप एक बात समझिए, ममता बनर्जी को एक बात पक्की मालूम है, वो जिंदगी में कभी पीएम बनने वाली नहीं है, ये उसे अच्छी तरह से मालूम है। तो उसको सिर्फ राइट नाउ अपना बंगाल बचाना है, उसे सिर्फ अपनी सत्ता वहां पे कायम रखनी है, और ये करने के लिए इस पर्पज से वो चाइना की मदद लेने के लिए भी तैयार है। अब ये जो एक्चुअली वेपन जो आते हैं ये चाइना से आते हैं म्यांमार, म्यांमार से वो होते हैं लाइक बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करके, देन अकॉर्डिंगली दे एंटर भारत, और फिर वहां से वो चिकन नेक से होके वो यहाँ पे पहुंचते हैं। सेकेंडली दूसरा एक रास्ता इनके लिए बहुत सिंपल था, वो था
दार्जिलिंग वगैरह वो जो अपना गोरखालैंड जो आता है वहां से। लेकिन गोरखालैंड का जो पॉलिटिक्स है, आज तीनों सीटें वहीं की थी और तीनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। आपकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज का बंगाल का 3-0 बीजेपी कंफर्म हो चुका है। तो एनीवे गोरखालैंड से जो पॉलिटिक्स था वहां के एक नेता थे गुरांग करके, ये ममता बनर्जी ने बीच में उनको अपने साथ शामिल कर लिया था। लेकिन बीच में एक मीटिंग हुई थी जो बहुत अननोटिस चली गई। आ, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने गुरांग के साथ मीटिंग फिक्स की, विच वॉज अटेंडेड बाय एनए से अजीत डोवल सर। और जहां पे अजीत डोवल सर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे भारत की सुरक्षा का कैसे मामला आता है। और उसके बाद गुरांग हैज बिकम लेस एक्टिव इन गोरखालैंड, और जहां पे हो सके उन्होंने हमें इंटरनली सपोर्ट भी दिया है। तो वो रास्ता बंद होने के बाद ये आते हैं बेसिकली चिकन नेक से। तो ये जो, इसलिए मैंने कहा कि इसके बाद आज जब एनएसजी आई, ये पर्टिकुलर हथियार जो बॉम्ब्स है, पिस्टल्स है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ पकड़ा गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगी एनआईए की, और एनआईए जब आएगी तब उसके बाद वहां पे जो होगा, वो जो जो चीज बोलने के लिए लोग सोशल मीडिया पे बहुत बार हमें ट्रोल करते हैं, लेकिन वो वर्ड मैं बोलूंगा कि एक बार एनआईए आ गई, फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ तांडव होगा। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 4th of June। आफ्टर 4th of June, 4th June को रिजल्ट आएंगे। मेरे हिसाब से मोस्टली 8th June या मैक्सिमम 10th June तक मोदी जी सरकार बनाएंगे, शपथ लेंगे, और उसके बाद एनआईए की एक्शन तुरंत ड्रास्टिक लेवल पे शुरू होगी। और इसीलिए अमित शाह जी ने बोल के रखा है कि अगर कोई टीएमसी का गुंडा पोस्ट पोल वायलेंस करने की कोशिश करेगा, उल्टा लटका के, उल्टा टांग के मारेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट, फाउंडेशन पूरी तरह से बन चुका है। आज जो हथियारों का जखीरा मिला है, दैट इज अ क्रीम ऑन द केक। और ऐसे और आगे कितने इन्वेस्टिगेशन होंगे, कितने रेड्स पड़ेंगे, आप सिर्फ देखते जाइए। अब इसके पास ना हथियार बचेंगे, ना गुंडे बचेंगे। एक एक इसमें और चीज, मेरे ख्याल से मे बी दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस दैट विल वाइंड अप। ये जो अभी कंपनीज और बटालियंस गई हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो वापस आने वाली हैं, वो हटने वाली हैं बिफोर व्हाट यू से यूर सेइंग, वो वापस नहीं आएंगी। मुझे ऐसा लगता है वो एक्सटेंडेड रहेंगी, द वे पंजाब में हुआ था अमृतपाल सिंह के टाइम पे और G20 के टाइम पे। और मुझे लगता है कि 6 एग्जैक्टली। जून को हो सकता है मोदी जी लें, क्योंकि 6 जून को शिवाजी महाराज का जन्मदिन आता है, तो हो सकता है 6 जून को भी ले लें, 4 जून को तो रिजल्ट आएगा, ये भी हो सकता है। नहीं, जहां जहां तक मैं सुन रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, मोस्टली 8th या 10th ऐसे बात हो रही है। 4th को शायद से नहीं होगा, बिकॉज मोदी जी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत विश्वास करते हैं, उनके नंबरोलॉजी में भी उनका काफी विश्वास वगैरह है। तो वो हिसाब से ऐसे सुनने में आया है कि मोस्टली 8th of June he will take the oath, but he is taking the oath, that's for sure. Right. So these companies or these battalions have been sent. अभी रिसेंटली कईयों को डाइवर्ट किया गया था मणिपुर की साइड से, फिर रिमेंबर मणिपुर से वापस भेजा गया वेस्ट बंगाल। तो मुझे नहीं लग रहा है उनको वापस लाया जाएगा। जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दे विल बी स्टेशनड देयर ओनली जब तक कि ममता की साफ सफाई। अभिषेक बैनर्जी भी थोड़े आजकल पर निकल रहे हैं धीरे धीरे, वो कोशिश कर रहे हैं ना सीएम बनने की, ममता हटे मैं बन जाऊं सीएम जल्दी से। बट जी, आ, या फाइन। अभिषेक बैनर्जी को टारगेट मत कीजिए मैडम, अच्छा लड़का है, जवानी में कुछ गलतियां की है, सबसे होती है, बट सीख रहा है, अच्छी बात है। ही इज नॉट एज रेडिकल एज ममता। उस आदमी के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है, उसके नजदीकी लोगों से मैंने कुछ जानकारियां ली है, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है। ही इज he had some vision. He is not as narrow-minded, or you can say shabby kind of politician like Mamata Banerjee. वो थोड़ा अलग है, उसे थोड़ा और ग्रूम होने दीजिए, मे बी बंगाल कुछ अच्छे पोजीशन के लिए आगे जा सकता है। कि कल अगर बीजेपी की सरकार वहां पे बने तो अपोजिशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। मैंने हमेशा मेरे ट्विटर स्पेसेस में बोली है, मेरे ट्वीट्स में बोली है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि मैं नहीं चाहता कहीं भी अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन चाहता हूं कि अगर हम विकास के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सामने वाला जात पात पे नहीं, तो वो भी विकास की बात करे।
ये आदमी कर सकता है। और जहां तक मैंने आपको हिंट दी है, आप समझ जाइए, उसको थोड़ा बख्श दीजिए। टारगेट इज ममता बनर्जी, नॉट अभिषेक बनर्जी। जमाने की गलतियां माफ तो करते, हम नहीं करते हमारे बच्चों की गलतियां माफ। समझ जाइए बस, और क्या। समझ गई, समझ गई। Bengal has two good अच्छा, leaders right now. राइट, Bengal has two good leaders right now. One is Suvendu Adhikari from our side, Abhishek Banerjee. ऑन द अदर साइड। I didn't say which side. I didn't say which side. I did say which side because sides can change anytime. आप Don't दबी target बात, him. दबी जुबान में बहुत कुछ हिंट दे रहे हैं और मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है। जी, समझदार को इशारे ही काफी है। जी, बिल्कुल। आपने देखा रहेगा, मैंने आज तक कभी भी मेरे ट्वीट्स में अभिषेक बैनर्जी का नाम नहीं लिया है। दैट अभिषेक आई बैनर्जी, हमें डीके शिव कुमार अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। एक वक्त था हिमांता बिस्वा शर्मा जी भी कांग्रेस में थे और शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में थे, लेकिन आज बीजेपी में है। तो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, वो हिसाब से उन्हें कुछ अपने पार्टी के हिसाब से स्टैंड लेने पड़ते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो उनके परमानेंट स्टैंड होते हैं। आज महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तो एनडीए में सबसे जाज्वल्य हिंदुत्व अगर किसी का दिख रहा है तो वो अजित पवार जी का है। कैन यू बिलीव इट? वो वही अजित पवार है, इतने साल जो शरद पवार के साथ बैठ के वो सड़ रहे थे। उन्होंने बारामती में अपने सभा में तो यहां तक कहा कि भाई आज तो पहली बार मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूं। आज अगर भगवान श्री राम को नमन करने का मन करता तो मैं खुलेआम कर सकता हूं, मैं उनके बारे में बोल सकता हूं। इतने दिन तक हमें अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता था। सो not necessarily the stand taken by any politician while being in a particular political party is his personal stand. His personal stand may be different. So ऐसे अच्छे लोग हैं अभी भी विपक्ष में। अभिषेक बैनर्जी है, उसके बाद फिर डीके शिव कुमार है, अच्छे लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी, तो जी। ममता इज अ टारगेट बिकॉज उसने बंगाल को खराब करके रखा है। राइट, राइट। थैंक यू सो मच बीकू भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बीकू भाई का ट्विटर हैंडल डालूंगी, उनको फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज इनके ट्विटर हैंडल से आती है और रीड बिटवीन द लाइन्स ये बहुत लिखते हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, पहले ही वार्न कर रही हूँ, क्योंकि फिर आपको कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा ये जवाब नहीं देंगे, बिकॉज ही इज गॉट अ ह्यूज फॉलोइंग ऑन ट्विटर। तो बट रीड बिटवीन द लाइन्स, आप इनको 8-10 दिन अगर फॉलो करेंगे आपको समझ में आने लगेगा ये क्या कह रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बहुत सारी रीड बिटवीन द लाइन्स बातें बोल दी, बट आई एम श्योर माय व्यूअर्स अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत खुलकर बोलती हूँ भीखू भाई, और आपकी तरह मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यू नो आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड काफी मेरे को खुले में बात करना अच्छा लगता है। जैसे अजीत पवार कह रहे हैं ना, खुले में सांस, तो मुझे खुले में बात करना बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाने से पहले व्यूअर्स से थैंक यू, रिक्वेस्ट थैंक है यू। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल हीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।